हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल सी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृतपाल पिलानिया एंड हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 2। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन इसका है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कैसे नेशन का एक आइडिया इम्प्लांट किया जनता के दिमाग में। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। France, as you know, would remember as the full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. कौन थे ये absolute monarch? Louis XVI. Louis XVI. Okay. The political and constitutional charges that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarch to a body of French citizens. आपने 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा। आपको पता है कैसे वहाँ पे नेशनल असेंबली फॉर्म हुई, कैसे लुईस 16 पावर से हटाए गए, कैसे उन्हें एग्जीक्यूट किया गया। The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. आप देखिए कैसे 5-10 साल के एक पीरियड में, एक टेन्योर में जनता कैसे अवेयर हुई, कैसे उस जनता ने ये डिसाइड किया कि नहीं, आज के बाद हम राजा के द्वारा रूल नहीं किए जाएंगे, हम खुद अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स चुनेंगे। From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people. शुरू से ही जो भी philosophers थे, writers थे, वो कोशिश करते जा रहे थे कि किसी तरह से, किसी ना किसी तरीके से फ्रांस के जो लोग हैं उन्हें एक साथ यूनाइट किया जा सके, वो एक साथ एक दूसरे को एक भाईचारे की नज़र से देख पाएं। The idea of Le Patre and Le Citoyen emphasized the notion of united community enjoying equal rights under a constitution. दो आइडियाज थे यहाँ के, एक था ली पैट्रे, वेरी इंपॉर्टेंट, और एक था ले सिटोयन। जो ला पैट्रे था उसका मतलब है फादरलैंड। फादरलैंड बेटा ये एक जर्मन कंसेप्ट है। जैसे भारत में हम मदरलैंड कहते हैं ना, मातृभूमि, ये पितृभूमि कहते हैं फादरलैंड, ठीक है। एंड ले सिटोयन यानी सिटीजन, इसका मतलब है कि ये दो कंसेप्ट फ्रांस में इम्प्लाई किए जाते थे, इम्प्लीमेंट किए जाते थे, और ये एक रिप्रेजेंटेशन था इस बात का कि लोग एक यूनाइटेड कम्युनिटी के तौर पे रहना चाहते थे, जहां पे वो सब इक्वल राइट्स एंजॉय करेंगे। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन। एक नया फ्रांस का फ्लैग चूज कर लिया गया जिसमें 3 रंग थे। पहले जो रॉयल स्टैंडर्ड राजा का जो फ्लैग होता था उसको रिप्लेस करके नया फ्लैग चूज किया गया। The state generals were elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly. स्टेट जनरल्स को भी इलेक्ट किया जाता था एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा। आपको पता है सिटीजन्स फ्रांस में 2 टाइप्स के होते थे। कौन कौन? एक तो होते थे एक्टिव और एक होते थे पैसिव। एक्टिव सिटीजन्स वो है जो वोट कर पाते थे, एंड पैसिव वो थे जो नॉट वोट, दे कुड नॉट वोट, ठीक है। सो ये एक्टिव सिटीजन्स यानी जो वोट कर रहे हैं वो सिटीजन्स चूज करेंगे। New hymns were composed, oaths taken and martyrs commemorated, all in the name of the nation. देश के नाम पे नए गाने लिखे जाने लगे, नए ओथ लिए जाने लगे, शहीदों को याद किया जाने लगा। मार्टर का मतलब होता है बेटा शहीद, ओके। कोमेमोरेटेड का मतलब होता है याद करना, उनकी मेमोरी में, ठीक है। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory. Internal custom duties and dues were abolished, and a uniform system of weights and measures was adopted. Regional dialects were discouraged, and French, as it was spoken and written in Paris, became the common language of the nation. इनकी देखो विद इन द देश कस्टम ड्यूटीज क्या होती है। मान लीजिए ये फ्रांस है, कंसिडर दिस टू बी फ्रांस, इसमें कुछ छोटे छोटे स्टेट्स हैं। अब अगर किसी व्यापारी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, या फिर यहाँ से यहाँ आना है, या फिर यहाँ से यहाँ आना है, तो उसे कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ेगी हर एक बॉर्डर पे। क्या होती हैं वो? कस्टम ड्यूटीज। जैसे आज के दिन विदेशों से व्यापार हम जब करते हैं, मान लीजिए पाकिस्तान से हम ट्रेड कर रहे हैं, तो पाकिस्तान जो है वो हमारा सामान अगर उनके देश में जाएगा उसके ऊपर कुछ टैक्स लगाएंगे। पाकिस्तान का सामान अगर भारत में आता है, भारत भी उस पर कुछ टैक्स लगाता है। इन टैक्सेस को कहते हैं कस्टम ड्यूटीज। तो फ्रांस के विद इन फ्रांस जो स्टेट्स में कस्टम ड्यूटीज लगी हुई थी, फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया के एग्जाम्पल से कंसिडर करके देखो कि भारत में
हरियाणा और यूपी, इन दो स्टेट्स के बीच में अगर किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है और उस पर टैक्स लगाया जाएगा तो जो भी मतलब मूवमेंट है लोगों का वो डिस्करेज होगा, यानी टैक्स से बचने के लिए लोग यहाँ पे ट्रैवल करना पसंद नहीं करेंगे। यही चीज थी फ्रांस में। फ्रांस ने ये जो इंटर स्टेट ड्यूटीज थी इन्हें अबॉलिश कर दिया। एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स फॉलो होने लगा कि भाई हाँ किलो के वजन के लिए हम किलो ही यूज करेंगे, ग्राम यूज करेंगे, और डिस्टेंस के लिए हम मीटर ही यूज करेंगे, मान लीजिए माइल नहीं यूज करेंगे, किलोमीटर यूज करेंगे। इस तरीके से रीजनल डायलेक्ट्स यानी जो खड़ी बोलियां, रीजनल डायलेक्ट्स का क्या मतलब है बेटा, जो भी लोकल लैंग्वेजेस यानी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ फ्रेंच बोली जाती थी उन्हें डिस्करेज किया गया और जो क्लासिक फ्रेंच थी उसे ही एक्सेप्ट किया गया, उसे ही promote किया गया, encourage किया गया। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism. In other words, to help others of Europe to become nations. फ्रांस के लोगों ने जो revolutionaries थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने ये तक डिक्लेयर कर दिया था कि उनका मिशन पूरे के पूरे यूरोप को आजाद करवाना है, लिबरेट करना है। वो सिर्फ ना सिर्फ खुद का देश बनाएंगे, वो यूरोप के अलग अलग जो सोसाइटीज थी उनको भी अपने अपने देश बनाने में हेल्प करेंगे। When the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs. Their activities and campaigns prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland, and much of Italy in 1790s. With the outbreak of the Revolutionary Wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. राष्ट्रवाद की इस भावना को फ्रांस की आर्मीज दूसरे देशों तक भी ले जाने लगी। जैसे जैसे फ्रांस के आइडियाज पॉपुलर हुए यूरोप में, यूरोप के लोगों ने उन्हें फॉलो करना स्टार्ट किया। वहां के जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी दूसरे देशों की, मान लीजिए जर्मनी था या इटली था, वहां की एजुकेटेड क्लास ने इन आइडियाज को समझना शुरू किया, अडॉप्ट करना शुरू किया और उन्होंने खुद के जैकोबिन क्लब्स स्थापित कर दिया। जैकोबिन क्लब्स, आपको अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन याद है तो आपको पता होगा जैकोबिन्स क्लब क्या था बेटा। जैकोबिन्स क्लब एक मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड एक जो लोअर क्लास होती है, ये जो तीन क्लासेस थी इसके व्यक्तियों ने मिलकर ये एक क्लब बनाया था जिसने कि रूल ऑक्यूपाई कर लिया था 1790s में। जैकोबिन्स की सरकार बनी थी, आपको याद होगा। उन्होंने बहुत हार्शली अपने रॉबस्फियर इनके लीडर थे, रॉबस्फियर लीडर थे इनके, और इन्होंने बहुत हार्श तरीके से अपने सारे आइडियाज को इम्प्लीमेंट किया था। देख लीजिए, ये मैप है हमारा यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना इन 1815, 1815 का मैप है। यहाँ पे देखिए ये ऑटोमन एम्पायर है, ये 1918 में जब वर्ल्ड वॉर 1 होएगी उसके बाद ही खत्म हो जाएगा। दिस इज ऑटोमन एम्पायर। बहुत सारे देश निकलेंगे इसमें से, टर्की हो गया, ग्रीस हो गया, सर्बिया, बल्गेरिया, रोमानिया, आर्मेनिया एटसेट्रा। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रियन एम्पायर था ये, यहाँ पे ये फ्रांस था, यहाँ पे स्पेन था, बट जर्मनी नहीं है, कहीं पे भी जर्मनी नहीं है, जबकि जर्मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री ऑफ यूरोप। जर्मनी नहीं दिखाई दे रहा है। इसका क्या मतलब है कि इस टाइम पे जर्मनी एज ए यूनाइटेड कंट्री एग्जिस्ट नहीं करता। जर्मनी 1815 में एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field had incorporated revolutionary principles. In order to make the whole system more rational and efficient, the Civil Code of 1814, usually known as the Napoleonic Code, did away with all the privileges based on birth, established equality before law, and secured the right of property. 1804 में नेपोलियन क्या था? नेपोलियन वैसे तो एक मिलिट्री लीडर था बेटा, जनरल था आर्मी का, लेकिन नेपोलियन ने इस पावर को बहुत बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया और वो बन गया मोनार्क। क्या बन गया वो? मोनार्क। जिस चीज से फ्रांस के लोगों ने 10 साल पहले आज़ादी पाई थी, नेपोलियन ने फ्रांस को उसी सिचुएशन में डाल दिया और नेपोलियन बन गया किंग। लेकिन नेपोलियन इतना बुरा राजा नहीं था, उसने काफी रिफॉर्म्स भी अडॉप्ट किए
उन रिफॉर्म्स में से एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म था नेपोलियनिक कोड, जो कि 1804 में इम्प्लीमेंट किया गया था। इस नेपोलियनिक कोड के बेसिस पे जन्म सिद्ध सारे अधिकार, सारे प्रिविलेजेस खत्म कर दिए गए। इक्वलिटी बिफोर लॉ स्थापित की गई कि कानून के आगे चाहे कोई क्लर्जी का व्यक्ति है, क्लर्जी कौन थी? 3 स्टेट्स थे ना इसमें, क्लर्जी थी, नोबिलिटी थी और एक कॉमन मैन था, कॉमन्स। क्लर्जी बेटा ये वो थे फ्रांस में जो चर्च से एसोसिएटेड थे। नोबिलिटी थी अमीरों का जो एक ग्रुप था, रिच पीपल। एंड कॉमन्स में आ जाते हैं सारे मर्चेंट्स हो गए, लेबरर्स हो गए, सब कॉमन्स में आते हैं। तो चाहे कोई कॉमन का व्यक्ति है, चाहे नोबिलिटी को बिलोंग करने वाला है कोई, चाहे क्लर्जी को बिलोंग करने वाला है, उनके बर्थ से राइट्स सेम होंगे, वो कानून के आगे सेम रहेंगे, उनके बीच में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं किया जाएगा बिकॉज वो अलग अलग एस्टेट्स को बिलोंग करते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी स्टार्ट किया गया, यानी अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, मैंने कोई प्लॉट ले रखा है, तो उसको मेरी इच्छा के बिना कोई मुझसे छीन नहीं सकता। This code was exported to the regions under French control. In the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy, in Germany, Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system. जैसे मैंने आपको फ्यूडल सिस्टम शायद 9th में बताया होगा, अगर आपने वो 9th की क्लास अटेंड की है तो। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है बेटा? लॉर्ड्स एंड पेजेंट्स का सिस्टम होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये पूरा एक देश है तो इसके काफी सारे प्लॉट्स बना दिए जाएंगे बड़े बड़े, और उन पे लॉर्ड्स रूल करेंगे। लॉर्ड्स अपनी लैंड को कुछ पेजेंट्स को लोन पे दे देते हैं। पेजेंट्स उस पे एक्चुअली में खेती करेंगे, एक्चुअल वर्क उस पे कौन कर रहा है? पेजेंट्स। लेकिन पेजेंट्स लोन के जगह पे, लोन के फॉर्म में खाने के दाने घर लॉर्ड्स के घर पर ही पहुंचाएंगे, खाने का सारा सामान उनके घर पे काम भी करेंगे। तो कहने का मतलब है लॉर्ड्स यहाँ पे बैठे बैठे एंजॉय कर रहे हैं, और पेजेंट्स जो एक्चुअल वर्क कर रहे हैं उन्हें अपना तो खर्चा चलाना ही पड़ रहा है, उन्हें लॉर्ड्स का भी खर्चा चलाना पड़ रहा है। And freed peasants from serfdom and manorial dues. In the towns too, guild restrictions were removed. Transport and communication systems were improved. Peasants, artisans, workers, and new businessmen enjoyed a newfound freedom. Businessmen and small-scale producers of goods in particular began to realize the uniform law. Standardized weights and measures and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to the other. तो देखिए किस तरह से नेपोलियन ने रिफॉर्म्स लाए हैं। नेपोलियन ने टैक्सेस हटा दिए मूवमेंट पे, नेपोलियन ने हर जगह पे करेंसी का एक कॉमन सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया, वेट्स एंड मेजर्स का एक कॉमन सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया। इस तरह से जो यूरोप की जनता थी उसे काफी अच्छा लग रहा था जो भी नेपोलियन कर रहा था। However, in the areas conquered, the reactions of the local population to French rule were mixed. Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. But the initial enthusiasm soon turned to hostility, as it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. Increased taxation, censorship, forced conscription to the French armies required to conquer the rest of Europe all seemed to outweigh the advantages of the administrative system. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हैं, उनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखो बेटा, फ्रेंच आर्मीज जो थी अलग अलग यूरोप के सिटीज में, स्टेट्स में इंटरवीन कर रही थी, अटैक करती थी और लोगों को लिबर्टी प्रोवाइड करती थी। ठीक है, लेकिन इस लिबर्टी के बदले में, जैसे स्टार्टिंग में लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, उन्हें लग रहा था कि उनकी कंट्री लिबरेट हो रही है, फ्रेंच आर्मीज आ रही है तो उन्हें आज़ादी मिल रही है। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि आज़ादी नहीं मिल रही है। हो क्या रहा है? इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी। बहुत जल्दी लोग जो हैं फ्रेंच आर्मीज के अगेंस्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में आया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है वो पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ नहीं मैनेज हो पा रहा है। यानी जिस तरीके से फ्रेंच आर्मीज इन्हें रूल कर रही थी उसकी वजह से इन्हें पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिल रहा था। टैक्सेस बहुत बढ़ रहे थे लोकल जनता पे, सेंसरशिप की जा रही थी अखबारों पे और किसी भी XYZ किसी भी पब्लिशिंग पे। जो भी फ्रेंच आर्मीज के अगेंस्ट या फिर फ्रांस के अगेंस्ट कुछ पब्लिश करना चाहती थी उसे सेंसर किया जाता था। फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन टू फ्रेंच आर्मीज, लोगों को जबरदस्ती फ्रेंच आर्मीज में घुसाया जा रहा था
जबरदस्ती रिक्रूट किया जा रहा था, क्योंकि आर्मी की तो जरूरत है। अब फ्रांस तो चाहता था कि वो पूरे के पूरे यूरोप में अपनी जो ये आइडिया है उसको स्प्रेड करे। तो वो जो अटैक करेंगे उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए आर्मी चाहिए। अब आर्मी सिर्फ फ्रांस की तो काफी है नहीं, लेकिन जो भी उन्होंने मान लो ऑस्ट्रिया पे अटैक किया, ऑस्ट्रियन पीपल्स को क्या किया उन्होंने, ऑस्ट्रियन पीपल को उन्होंने लिबरेट किया, तो वो जबरदस्ती फिर कुछ ऑस्ट्रियंस को अपनी आर्मी में ऐड कर देंगे। दिस इज कॉल्ड कॉन्फिस्केशन, कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी, ठीक है। द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन जर्मनी, द सब्जेक्ट ऑफ द कलर प्रिंट बाय द जर्मन, ओके ठीक है। अगला पार्ट पढ़ते हैं, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इफ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप, यानी कि 1750, you will find that there was no nation states as we know today। आज के दिन जो देश हम देखते हैं कि रोमानिया हो गया, बल्गेरिया हो गया, ठीक है, लिथुएनिया, लातविया, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन एटसेट्रा, ये जिस फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं, ये उस फॉर्म में आज से तकरीबन 250, 300, 400 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। What we know today as Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories। जिन्हें आज के दिन हम जर्मनी, इटली या स्विट्जरलैंड कह रहे हैं, ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड थे जिन पर अलग अलग शासक रूल करते थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप were under autocratic monarchies within the territories of which lived diverse people। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप यानी कि यहाँ पे ये यहाँ पे एशिया है ये, ठीक है, यहाँ पे ये यूरोप है। तो यहाँ पे और यहाँ पे ये यूरोप का ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये जो ईस्टर्न पार्ट है ये एशिया से लगता हुआ, और ये जो सेंट्रल पार्ट है ये, यहाँ पे ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज रूल करती थी। They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture। Often they even spoke a different language and belonged to different ethnic groups। वो एक दूसरे को मतलब भाईचारे की नजर से देखते ही नहीं थे। यानी आज के दिन मान लीजिए अगर इटली इतना बड़ा है, आज के दिन मान लीजिए ये इटली है, आज से 400 साल पहले इटली के ऐसे टुकड़े हुआ करते थे, और ये जो टुकड़े थे ये आपस में भाईचारे की फीलिंग नहीं रखते थे, ये दुश्मनों की फीलिंग रखते थे, क्योंकि ये पड़ोसी थे। पड़ोसी कभी दोस्त नहीं हो सकते इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में। The Habsburg Empire that ruled over Austria Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and people। It included the Alpine regions, the Tyrol, Austria, and the Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German-speaking। It also included the Italian-speaking provinces of Lombardy and Venetia। In Hungary, half of the population spoke Magnar, while the other half spoke a variety of dialects। In Galicia, the autocracy people spoke Polish। Besides these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant people, Bohemians and Slovaks to the north, Slovenes in Carniola, Croats to the south, and Romans to the east in Transylvania। Such differences did not easily promote a sense of political unity। The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to an emperor। However, did nationalism and the idea of nation states emerge? How? कैसे इमर्ज हुआ नेशनलिज्म का एक आइडिया, जब इतनी ज्यादा वेरिएशंस, डाइवर्सिफिकेशन आपको एक ही सोसाइटी में देखने को मिल रही है। यही पढ़ेंगे आगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि ये 1797 जिसमें नेपोलियन ने इटली पर अटैक किया, ठीक है। 1814 से 1815 के बीच में नेपोलियन का फॉल हुआ, वियना पीस सेटलमेंट का देखा गया, मतलब वियना में पीस सेटलमेंट की गई। 1821 में ग्रीस स्ट्रगल हुआ इंडिपेंडेंस के लिए शुरू। 1848 में क्या हुआ, रेवोल्यूशन इन यूरोप हुए। आर्टिसंस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड पेजेंट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप्स। मिडिल क्लासेस डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स। इटालियंस, जर्मन्स, मैगियार्स, पोल्स, शेक्स एटसेट्रा डिमांडेड नेशन स्टेट्स। 1859 और से लेके 1870 के बीच में हुआ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी इटली यूनिफाई हुआ। 1866 से लेकर 1871 के बीच में जर्मनी यूनिफाई हुआ। 1905 में क्या हुआ, स्लैव नेशनलिज्म गैदर्स फोर्सेस इन द हैब्सबर्ग इन द ओटोमन एम्पायर। यानी जो स्लैव नेशनलिस्ट थे
उन्होंने अपने आदमी इकट्ठे किए हैब्सबर्ग एम्पायर में भी और ओटोमैन एम्पायर में भी एक स्लाविक नेशन बनाने के लिए। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट बेटा अगले उसमें करेंगे, कैसे एरिस्टोक्रेसी खत्म होती है या फिर उसकी क्या सिचुएशन रहती है, न्यू मिडिल क्लास कौन सी है, कैसे इमर्ज होती है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दिस वीडियो वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूल सी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया एंड फॉर नाउ बाय बाय।